जहां चाह है वही राह बन जाती है। जो हम बार बार करते हैं, अल्टीमेटली जीवन में हम वही बन जाते हैं। परम श्रद्धेय, आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री रणवीर सिंह नेगी जी, आरडी, सीबीएसई, डॉल्फिन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन श्री गुप्ता जी, प्रधानाचार्य श्रीमती पंत जी, डॉल्फिन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार जी, हेड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, डॉक्टर पांडे, और इंस्टीट्यूट में तमाम सम्मानित गुरुजन वृंद, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी महानुभाव एवं छात्र छात्राओं, सबसे पहले मैं आप सभी को नेशनल यूथ डे पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसे कि हम जानते हैं, यह दिन हमारे देश में हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का ये जन्मदिन है और आज हम उनके 157वें 57th जन्म दिवस पर यह आयोजन करने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता स्वामी विवेकानंद के संबंध में काफी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, कुछ थोड़ी और बातें मैं आगे बढ़ाते हुए उनके संबंध में बताना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म में नाम, शुरुआत में नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उनके पिताजी का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट में एक लॉयर थे। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और उनके कुल मिलाकर के 8 बच्चे थे। 8 बच्चों में नरेंद्र नाथ दत्त, जो कि बाद में स्वामी विवेकानंद बने, उनके अंदर धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रकृति थी। वो बचपन से ही धार्मिक और आध्यात्म से जुड़ गए थे। उनके पास बहुत सारा ज्ञान था और उनकी शिक्षा बीए तक थी। उन्होंने स्कॉटिश चर्च डिग्री कॉलेज से बीए की उपाधि प्राप्त की थी। उनका मुख्य विषय संस्कृत था। आज हमको गौरवान्वित करने का यह दिन है और ये कहते हुए हमें बड़ा हर्ष होता है जब हम अपने आप को उस उनके ज्योति से जलते हुए पाते हैं कि शिकागो का जो भाषण उन्होंने दिया, जिससे कि भारतवर्ष को पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है, आज भी वह प्रासंगिक है। वे हमेशा आध्यात्म से जुड़े रहते थे और जिनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, राम कृष्ण परमहंस थे। उनके सानिध्य में उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त की। इसी कारण से बाद में उन्होंने राम कृष्ण मिशन और राम कृष्ण मठ की स्थापना की और 4 जुलाई 1902 को उनका देहांत हो गया था। सच पूछें तो वे आज भी धार्मिक और आध्यात्मिक दुनिया में प्रकाशित हो रहे हैं एक सूर्य के समान। वे तमाम लोग जो धर्म और आध्यात्म से जुड़े हुए हैं,
निरंतर उनके प्रकाश से प्रकाशित होते जा रहे हैं। आज ये बात कितनी प्रासंगिक है, इससे हम या पूरा ये हमारा समाज कितना लाभान्वित हो रहा है, हमको उनके व्यक्तित्व से क्या सीखना चाहिए, क्या हम इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, क्या इससे हम कुछ और अच्छा काम हम भी उसी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। इन तमाम को जब बहुत करीब से हम समझने की कोशिश करते हैं तो यहीं से एक नया विषय शुरू होता है जिसका नाम पर्सनैलिटी डायनामिक्स है। पर्सनैलिटी डायनामिक्स व्यक्तित्व विकास की गतिशीलता को पर्सनैलिटी डायनामिक्स कहते हैं। जैसे कि आज हम इस दुनिया में देखते हैं, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का जमाना है। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के इस जमाने ने पूरी दुनिया को हमारे बहुत करीब बना दिया है। जो दूरियां बहुत बड़ी थी, आज वो दूरियां सिमट गई हैं और दुनिया हमारे बहुत करीब आ गई है। और इस सुविधा के युग में हम जो चाहें केवल मात्र एक बटन दबा करके वो चीज हमारे सामने तुरंत उपलब्ध हो जाती है। अर्थात यह सुविधाओं का युग है। हम जो चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। परंतु जब हम अपने आप से प्रश्न करते हैं कि क्या इस सुविधाओं के युग में हम खुश हैं, इस सुविधाओं के युग में क्या हम वो सफलता प्राप्त कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए, क्या हम इस सुविधाओं के युग में वो प्रदर्शन, वो प्रेजेंटेशन, वो व्यवहार कर पा रहे हैं जिसे हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। इन प्रश्नों का आज हमें जवाब ढूंढना होगा और बहुत करीब से अगर इसमें समझने की कोशिश कर लें तो यदि उत्तर हाँ में आता है तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन यदि उत्तर नहीं में आता है तो आज हम सभी को इस पर बहुत बारीकी से, नजदीकी से, अपने करीब, अपने अंदर और अपने नजदीकी में झांकने की जरूरत है। जब हम अपने जो पैमाने हैं वो छोटे करेंगे तो हमें चीजों का असर साफ दिखाई देने लगेगा। अब इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आज के मुख्य टॉपिक पे बात करना चाहता हूं, पर्सनैलिटी डायनामिक्स। इसका हिंदी रूपांतरण है व्यक्तित्व विकास की निरंतरता, गतिशीलता। कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करते हुए, डेवलप करते हुए किसी खास दिशा में उस पर्सनैलिटी का उपयोग कर सकेंगे। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले पर्सनैलिटी पे बात करनी होगी, उसको समझना होगा। पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व क्या है? पर्सनैलिटी किसी सराउंडिंग में, किसी सिचुएशन में उसको एडेप्ट, उसको एक्सेप्ट करना और उसके अनुसार अपने व्यवहार को करना, ये व्यक्तित्व कहलाता है। यानी बहुत क्लियर है कि कोई सराउंडिंग है हमारा, कोई सिचुएशन आ गई है, उसको जब हम स्वीकार करेंगे, उसको समझेंगे, उसको स्वीकार करेंगे और उसी के रूप में जब हम व्यवहार करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व उच्च होगा। और बाद में जब इसको हम कहीं किसी उच्च उद्देश्य के लिए उपयोग करेंगे तो ये डायनामिक्स इसमें जुड़ जाएगा, गति इसमें जुड़ जाएगी और ये पूरा का पूरा पर्सनैलिटी डायनामिक्स हमारे सामने उतर जाएगा। पर्सनैलिटी
व्यक्तित्व के मुख्य कुछ भाग हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं उनको एक बाय एक करके। सबसे पहले बिलीव, विश्वास। ये देखा जाता है कि हमारा मनुष्य का इंटायर लाइफ, पूरा का पूरा जीवन में जो भी चीजें होती हैं उसके विश्वास के कारण होती हैं। अगर व्यक्ति का विश्वास बहुत बड़ा है तो वो व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ता रहता है, लेकिन यदि व्यक्ति का विश्वास कमजोर है तो उस व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जैसे हम कह सकते हैं, जिस वातावरण में हम हैं, यह वातावरण मेरे लिए इतना सफिशिएंट है कि मैं दुनिया में किसी भी काम को इस वातावरण को साथ में लेकर के कर सकता हूं। या हम ये भी कह सकते हैं कि मैं जहां पर हूं वहां से मैं कुछ भी काम कर सकता हूं। ये मेरा अपना विश्वास है। और जब हमारा विश्वास इस प्रकार का होता है तो हमारे अंदर व्यक्तित्व का पहला भाग, पहला पार्ट पैदा हो जाता है। दूसरा भाग हमारी याददाश्त, मेमोरी पावर। याददाश्त, याददाश्त एक ऐसा तरीका, एक ऐसा डिवाइस है, एक जरूरत है हमारी, क्योंकि समय के जरूरत के अनुसार हमारे अंदर से हमारे आसपास से जरूरतों को पूरा करने में सहयोग करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये याददाश्त हम कैसे बनाएंगे, ये मेमोरी पावर हम कैसे बनाएंगे। यूं तो ये अपने आप में एक बहुत लंबा विषय है, लेकिन यहाँ पर समय को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेमोरी पावर को, याददाश्त को तेज करने के लिए सबसे पहले हमें जो काम दिया गया है, हम जो काम करने जा रहे हैं अभी अभी, उस काम को करने से पहले एक बार उस काम को हम दिल से लगाएं, मन से करें। इससे हमारे और उसके बीच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार एक सामंजस्य उत्पन्न हो जाता है और उस काम को हम अच्छे से निभा लेते हैं। और जब उस काम को हम पूरा कर लेते हैं तो एक बार फिर से हमें उस काम को क्लोज करने के बाद हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि इस काम को करते वक्त मैंने किन किन टेक्निक्स का, खास टेक्निक्स का यूज किया है, या कौन कौन सी टेक्निक मैंने नई सीखी है। जब ये दो चीजें क्लियर हो जाए उसके बाद उसको एक दिन 24 घंटे के बाद फिर उसको याद करें। अगर वो याद है, नहीं है तो फिर से इसको दोहराने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें। और यदि याद है तो इसको ठीक एक हफ्ते के बाद फिर इसी प्रोसेस को जारी रखें। अब अगर वो कहीं थोड़ी सी कमी आ रही तो फिर इसको तैयार कर लें। और यदि नहीं है तो एक हफ्ते के बाद जब ये हमारे दिमाग में वैसे ही रहता है तो रिसर्चर्स के अनुसार ये हमारे दिमाग में परमानेंट हो जाता है और हमारी याददाश्त बढ़ जाती है। ठीक ऐसे ही एक घटना को मैं और आपके सामने रख रहा हूं। जब भी हम किसी तैयारी, किसी भी फंक्शन में, किसी भी एक्टिविटी का, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कहीं कोई कार्य करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे कि विद्यार्थी कभी इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं पर उनको कोई एक्ट करना होता है, कोई किसी प्रकार का परफॉर्मेंस देना होता है, तो प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि उससे पहले ठीक उसी प्रकार की सिचुएशन अपने घर में हमें बनानी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस समय आपसे बोल रहा हूँ तो इस समय मेरी याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी, मैं ठीक से बोल पाऊंगा जब और जब कि मैंने ठीक इससे पहले जैसी सिचुएशन मेरी इस समय है, मेरा पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज जो इस समय है, एक बार मैं उसको घर में कर सकूं। प्राय ये देखा जाता है अपने घर के अंदर या जहां पर हम तैयारी करते हैं वो कुछ और होती है, बैठ करके होती है, लेकिन जब हमारा प्रेजेंटेशन होता है तो वो कुछ और होता है, जिससे कि हमारी याददाश्त में फर्क पड़ता है और हम वो काम नहीं कर पाते हैं अच्छे से जिसको हम कर सकते थे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल
मैं तीसरे पॉइंट को लेना चाहता हूं, जो कि है वैल्यू से रिलेटेड। वैल्यू का मतलब होता है मान्यताएं। हमारे जीवन में किस चीज का कितनी मान्यता है, हमारा खुद के लिए क्या मान्यता है, हमारे परिवार का क्या अर्थ होता है, हमारे समाज का हमारे लिए, मेरे लिए क्या मीनिंग होता है, ये दुनिया का मेरे लिए क्या मीनिंग होता है, मेरी पढ़ाई, मेरा काम मेरे लिए क्या मायने रखता है। इस पर हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। जब ये बातें क्लियर हो जाती हैं तो हमें बहुत कुछ चीजें समझ में आने लगती हैं। अब यहाँ पर हम यह बताना चाहेंगे कि कैसे करके हम मान्यताओं को और स्ट्रॉन्ग करें। जब कभी भी हमारा कोई दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ गोल होता है, कोई फर्म हमारे पास गोल होता है, तो उसके पीछे हमें कारण ढूंढना बहुत आवश्यक है, जिसकी वजह से उसके अंदर चार चांद लग जाते हैं। चौथा बिंदु है एटीट्यूड या दृष्टिकोण। दृष्टिकोण या तो सकारात्मक होगा या फिर नकारात्मक होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड में देखा गया है कि उसके होने की वजह से हमारे अंदर क्षमताएं, रिसोर्सेज बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा दृष्टिकोण नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होने के कारण हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमारे अंदर जो खास करने की प्रवृत्ति है, इनोवेशन है, और हमारे अंदर जो कला है उसको सजाने की, उसको हम कुचल देते हैं। कितना फर्क है एटीट्यूड के पॉजिटिव और नेगेटिव होने। ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, इसको कहते हैं प्लेसीबो इफेक्ट। प्लेसीबो इफेक्ट, जिसके होने की वजह से हमारी क्षमताएं जो कि पहले हिडन होती है, जब पॉजिटिव रहते हैं हम तो वो जागृत हो जाते हैं और हमें सपोर्ट करती हैं। लेकिन जब हमारा नेगेटिव एटीट्यूड होता है तो वहां पर हमारा नोसीबो इफेक्ट लगता है, जहां पर की क्षमताएं निरंतर कमजोर। अगला बिंदु है परसेप्शन। हमारी समझ, अंडरस्टैंडिंग, हमारा परसेप्शन। हम अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपने परसेप्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसपे मैं यहाँ पे संक्षेप में बोलना चाहता हूं। हमारा पूरे जीवन में जो एसेंशन होता है, उन्नति होती है, विकास होता है, वो पूरा का पूरा परसेप्शन पे होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम दिन भर में जितनी सूचनाएं बाहर से ले रहे हैं, वो किसी प्रकार से हमारे अंदर जा रही हैं। अगर हम उसको फिल्टर नहीं करते हैं, जरूरत के अनुसार उनको हम सेलेक्ट नहीं करते, चॉइस नहीं बनाते हैं, और उनको हम एज सच बिना विचार किए हुए, बिना उसको कट पिट किए हुए, बिना फिल्ट्रेशन के उसको जब हम पूरा का पूरा वैसे ही आगे बढ़ा देते हैं, तो हमारी लाइफ में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। हम जैसे पहले थे वैसे ही रह जाते हैं, हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं होता है। इसलिए यह ध्यान देने लायक है कि हम सभी को अच्छे परसेप्शन के लिए, अच्छी समझदारी विकसित करने के लिए हर काम के बाद अपने आप को एसेस करना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए। अब मैं कहाँ पर हूँ, फिर 1 घंटे बाद जब खाली हूँ, इस काम को करने के बाद अब मेरा वजन कितना बढ़ गया है, मैंने क्या सीखा है, अब मैं कहाँ पर हूँ। बार बार ऐसा करने से हमारा परसेप्शन और क्लियर होता रहता है। जब हम बार बार अपने आप को डिफरेंट कंडीशंस में, सिचुएशंस में रख करके अपने आप को बार बार पूछेंगे, अब मैं कहाँ पर हूँ, अब मैं कैसा कर रहा हूँ, बार बार प्रश्न करेंगे, तो इससे हमारा माइंड सेट पॉजिटिव रहेगा। हमारा न्यूरल पैटर्न, हमारे अंदर जो सिनेप्टिक कनेक्टिविटी है वो तेज होती रहेगी, और हमारा सेंस, हमारा परसेप्शन, हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा। ये थ्योरी आजकल बहुत ज्यादा प्रयोग हो रही है। तो जब ये 5 चीजें फिर से मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, एक बार एक करके, ये 5 चीजें जो भी बात हुई है। नंबर 1 हमारा, नंबर 2 हमारा
मेमोरी पावर, नंबर 3 है हमारा वैल्यू, और नंबर 4 है एटीट्यूड, और नंबर 5 है परसेप्शन। जब ये 5 चीजें वो ठीक से समझ लेते हैं, ठीक से आजमा लेते हैं, ठीक से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारा ये हाथ, बायां हाथ परसेप्शन के लिए होता है, टेकिंग के लिए होता है, बायां हाथ हमारी बॉडी का, ये वाला हाथ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तैयार। लेकिन जब हम इन 5 चीजों को, जो कि हमने एक्सेप्ट किया है, जो हमने अभी समझा है, जिसको हमने ग्रहण किया है, उनको जब हम प्रयोगात्मक रूप देते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं, निरंतर उसको करते रहते हैं, उनको प्रयोग भी करते हैं, उनको अप्लाई भी करते हैं, तो हमारे राइट हैंड भी स्ट्रांग हो जाता है। अब देखिए, ये है एक्सेप्टेंस और ये है एडेप्टेंस। ये ग्रहण करने वाला है और ये काम करने वाला है, अप्लाई करने वाला है। और जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो ये हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करता है। यानी कि 5 पॉइंट होते और एक पॉइंट ये जो हम जोड़ने का कर रहे हैं, ये हम यहाँ पे व्यवहारिक बनाना चाहते हैं, इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब हमारी ताकत बढ़ जाती है। यहां से हमारे अंदर एक ताकत आ जाती है। और यदि हम इस हाथ को, जो कि ये पूरे दोनों हाथों को साथ मिलाने के बाद थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको यों करेंगे, झुक करके करेंगे, तो ये हमारा हमारा व्यक्तित्व है। पोलाइट, जेंटल, जेंटलनेस, हम्बलनेस, ये हमारा व्यवहार हो जाता है। और जब हम इस प्रकार से अपने कार्य को, अपने प्रदर्शन को, अपने अंदर की दुनिया को ऐसा सजाने का काम करते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी ग्रो करती है। और बार बार ऐसा करने से, रिपीटेडली ऐसा करने से हमारे व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। यह होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, जो कि बहुत लंबे समय से विषय पढ़ाया जा रहा है। बाद में मैं इस बात पे जोर दूंगा, इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से, व्यक्तित्व विकास से किस प्रकार से पर्सनैलिटी डायनामिक्स तैयार हो रहा है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ उदाहरण और लेना चाहूंगा। जैसे कि आप भी जानते हैं, जब हम किसी मंदिर या कहीं किसी मूर्ति से होकर गुजरते हैं, जो मूर्ति की ऐसे हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके या सिर ऐसे करके हमारी तरफ होती है, ऑटोमेटिक जब इस प्रकार की मूर्ति से हम गुजरते हैं, हमारे सामने आती है, तो हमारा भी सिर झुक करके उसको नमन करने का मन करता है। या जब हम एक बीज को एक फलदार वृक्ष बनाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत आवश्यक होता है कि सबसे पहले हम एक फर्टाइल लैंड ढूंढते हैं, फिर हम उसको खाद देते हैं, फिर उसको हम पानी देते हैं, फिर हम उसको हवा देते हैं, और फिर हम उसको प्रकाश देते हैं। एक बीज को जब ये 5 चीजें मिलती हैं, तो वृक्ष, वो बीज एकदम वृक्ष बन जाता है, ब्यूटीफुल ट्री बन जाता है। और वो ट्री बार बार जब हम उस पर ध्यान देंगे, उस पेड़ पर, ब्यूटीफुल ट्री पर, तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद उसमें पौधा, उसमें फल लगने लगते हैं। अब आप देखिएगा, वो फलदार वृक्ष झुक जाता है, वो फल लगने के बाद वो वृक्ष झुक जाता है। ठीक वही जो हमारी पर्सनालिटी के जैसा ही है। फल लगने से व्यक्ति के अंदर झुकाव पैदा होता है, नम्रता का भाव आता है। और अगर ये नम्रता हमारे अंदर नहीं है, तो हमारा व्यक्तित्व कहीं ना कहीं अधूरा है। ठीक ऐसे ही एक उदाहरण की तरफ मैं आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे घर में हमारी एक बहुत खूबसूरत फोटो होती है, जिसको हम बहुत लाइक करते हैं। हम उसको उस जगह पे लगाना चाहते हैं जहां पर हमारी नजर पे बार बार पड़ती है। उस पर बार बार वो ब्यूटीफुल और एक प्राउड देने वाला, ग्रेटनेस का एक
फोटो हमारे पास होता है जिसको कि हम अपने उस जगह पे लगाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हम उसको बार बार देख सकते हैं। ये फोटो हमें कुछ संकेत करती है, कुछ बताती है, कुछ कहती है, ये हमें प्राउड फील कराती है। यह कार्य भी कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। तो ये जो मैं उदाहरण ले रहा हूं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने। ये तमाम सारे उदाहरण एक कंप्लीटनेस के हैं, परफेक्शन के हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हैं, और इस प्रकार से हम पर्सनैलिटी को अपना डेवलप कर सकते हैं। अगर मैं इस पूरे को एक लाइन में शॉर्ट में कहने की कोशिश करूं तो हमारा जो पर्सनल रियलिटी है, जो वास्तव में हम हैं, जो हम वास्तव में जी रहे हैं, वो कौन है, क्या है हम, तो उत्तर यूं होगा, पर्सनल रियलिटी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी। अगेन यू लिसन, फिर से सुनिएगा, पर्सनल रियलिटी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी, यानी हमारे जो रियलिटी है, पर्सनल रियलिटी है, वो पर्सनैलिटी का एक प्रतिबिंब है। यानी जैसे पर्सनैलिटी होगी वैसा ही हमारा लाइफ भी होगा। और अगर इसको हम ठीक से मैथमेटिक्स के चश्मे से देखने की कोशिश करें, ये पूरा का पूरा सिस्टम 3 डायमेंशनल है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है। लेकिन अब हम इसको कहाँ उपयोग करेंगे? चीज देख ली हमने, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत खूबसूरत है, परंतु उसका उपयोग भी होना चाहिए। ये है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लेकिन इसका जब तक उपयोग नहीं होगा, आज के जमाने के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, समस्याओं को निराकरण के हिसाब से जब तक हम इसको नहीं जोड़ेंगे, ये मैं समझता हूं ये ब्यूटीफुलनेस, ये खूबसूरती शायद अधूरी रह जाएगी। इसलिए इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमें कुछ संचार करना होगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका उपयोग कहीं किसी क्षेत्र में बहुत बड़े काम के लिए करना होगा। और जब इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को हम कोई दिशा देंगे, कहीं इसका उपयोग करेंगे, तो ये पर्सनैलिटी डायनामिक्स बन जाएगा। गति देने से समय का ध्यान, स्पेस का ध्यान, जरूरत का ध्यान उसमें रखा जाएगा, और अब जाके ये पर्सनैलिटी डायनामिक्स बन जाएगा। अर्थात पीछे मुड़ के बात करते हैं, जब हमने अभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात की तो हमने कहा ये हाथ जोड़ करके नम्रता पूर्वक किसी भी काम को शुरू करना, निभाना। लेकिन यदि इससे हम बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हैं, एक्सलेंटली कोई काम कर रहे हैं, इस भाव को हम किसी बड़े काम के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए इसको लगा रहे हैं, तो ये पर्सनैलिटी डायनामिक्स। या हमने जो मूर्ति देखी थी जिसके हाथ जुड़े हुए थे, और हमने भी उसको देख करके सिर झुका करके नमन करने की कोशिश की, यदि बार बार उससे हम प्रभावित हो रहे हैं, या बार बार हम अपनी लाइफ में भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, उसका हम संचार, उसके भाव को संचारित कर रहे हैं, फैला रहे हैं, इमिट कर रहे हैं, तो ये भी पर्सनैलिटी डायनामिक्स। ठीक ऐसे ही मैंने वृक्ष पर फलों की बात की, जो झुका हुआ पेड़ है फलों से, उन फलों को, क्योंकि उसको देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अगर वो फल केवल वहीं पे रहेंगे, वो काम नहीं आएंगे, तो ये केवल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ये संकेत बन के रह जाएगा। जरूरी है उन फलों को हम किसी जरूरतमंद को, जहां पे उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, वहां पर पहुंचाएंगे, तो ये इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे एक दिशा होगी, जिसको हम पर्सनैलिटी डायनामिक्स के रूप में लेंगे। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम उन फलों को क्या क्या कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा कहाँ पे रख सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हम वहां से लाए, घर रख दिए, वो कुछ दिन में सड़ गए, ये भी एक तरीका है। वो फल अच्छे थे, पहले तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन उनका उपयोग हमने अच्छा नहीं किया, वो सड़ गए, बेकार हो गए, फेंकने पड़े। वही फल हमने परिवार में भी
बांट करके खाए, बहुत अच्छा लगा। वही फल हमने तब खाए जबकि उससे पहले हम बहुत अच्छे फल खा चुके थे। उन फलों का असर क्या हुआ? वो फल हमने तब खाए जब सबसे बड़ी जरूरत थी। उन फलों को हमने एक मंदिर में, जहां पर कि सबकी निगाह पड़ती है, वहां पर हमने सजा के रख दिए। यही है, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा है वो हमें डिसाइड करना है। तो कुछ भी उसका उपयोग हो सकता है, लेकिन इनमें से कौन सबसे अच्छा है, वही पावरफुल पर्सनैलिटी डायनेमिक्स कहलाएगा, यही बेस्ट फिट कहलाएगा। और इसी को हम सब यही करने के लिए निरंतर कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। आज तो ये है पर्सनैलिटी डायनेमिक्स का एक स्वरूप। और थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ाते हुए एक दो चीजें और सामने रखना चाहूंगा। पर्सनैलिटी डायनेमिक्स व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, आपके लिए, मेरे लिए क्या हो सकता है, इसका मतलब ये जो पिछले बातें हुई हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, ये तो हर एक के लिए है। अब हम इन तमाम चीजों को ग्रहण करने के बाद, पर्सनैलिटी डेवलप होने के बाद, अब हम पर्सनैलिटी डायनेमिक्स कैसा अच्छा कर पाएंगे, इस ओर मैं आप सभी का ध्यान खींचना चाहता हूं। इसके लिए कल्पना करें, ये चीज हमारी पर्सनैलिटी हमारी डेवलप हो गई, अब हम पर्सनैलिटी डायनेमिक की तरफ कदम उठा रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं। इसके लिए एक सीन मैं लेना चाहता हूं। एक सीन इस प्रकार का कि हमें एक इवेंट में जाना है, एक परफॉर्मेंस के लिए जाना है, एक किसी काम के लिए जाना है, एक्टिविटी के लिए जाना है, किसी जगह पर, किसी टाइम पे। जैसे कि ये कार्यक्रम हमारा 2 बजे से था, एक फंक्शन है, एक एक्टिविटी है ये, और एक परफॉर्मेंस मुझे आपको देनी है। ऐसे ही कुछ आप अपने से जोड़ करके देखिएगा। उसका समय निश्चित है, उसका स्पेस निश्चित है, उसका टाइमिंग निश्चित है, और उस पर हमें पर्सनैलिटी डायनेमिक्स कैसे यूज करना है, मैं अपनी बात फिलहाल आपके सामने रख रहा हूं। ऐसे ही एग्जाम्पल आप भी रखेंगे। हम 2 बजे यहाँ पर आ गए क्योंकि कार्यक्रम 2 बजे से है, तो हमें उससे थोड़ा सा पहले आकर के 1:55 या उस 2 बजे से थोड़ा पहले हमें पहुंचना चाहिए। अब जैसे हम यहाँ पर पहुंचे, तो सबसे पहले यहां पर हमारे अंदर पूर्ण पर्सनैलिटी का विकास है, पर जब हम उसको एक्शन में ढालते हैं तो वो भी हमारा अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, अगर हमारा ये वाला एपिसोड जिसको हम निभा रहे हैं, ये अगर उसके साथ नहीं मिल पाएगा, तो पर्सनैलिटी डायनेमिक्स ठीक से नहीं एक्ट कर पाएगा, नहीं इसको हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पर 3 चीजों को मैं लेना चाहूंगा। जब वो परफॉर्मेंस हो रही है, जैसे मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूं, इसके जस्ट पहले और इसके जस्ट बाद, और ये एपिसोड जबकि मैं इसको कर रहा हूं, ये 3 चीजों पे मैं बात करना चाहता हूं। जब हम परफॉर्मेंस करते हैं, उससे पहले वो समय और उसके बाद का समय, तीनों पर हमें ध्यान देना होगा पर्सनैलिटी डायनेमिक्स को समझने पर। तो जब परफॉर्मेंस कर रहे हैं उससे पहले फिर 3 चीजों को ध्यान में रखना है। नंबर 1, पंक्चुअलिटी। क्या हम समय पे पहुंच गए थे? समय पे पहुंचना, समय का पाबंद होना पंक्चुअलिटी है। अब थोड़ा ध्यान से हम बात को करना चाहेंगे। रिसर्च के अनुसार, जिसमें कि ब्रेन का स्कैन किया गया है, के अनुसार जब व्यक्ति ठीक टाइम पे पहुंच लेता है, यानी पंक्चुअल होता है, तो उसको जो काम करने के लिए वो गया है या करने वाला है, उसकी एक क्लियर इमेज, स्थिर इमेज उस व्यक्ति के अंदर बन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति पंक्चुअल नहीं होते हैं, समय के बाद में आते हैं, उन व्यक्ति के अंदर देखा गया है कि उनके अंदर वो जो काम करने जा रहे हैं उसकी इमेज स्थिर नहीं बन पाई,
का मतलब क्या हुआ? स्पष्ट है कि जब हम पंक्चुअलिटी के साथ में, समय पाबंदी के साथ में काम करते हैं, तो जो काम हम करने जा रहे हैं उसका क्लियर स्थिर प्रतिबिंब हमारे दिमाग में बनता है। लेकिन जो टाइम के साथ काम नहीं कर रहा है, पंक्चुअल नहीं है, उसके दिमाग में उस विषय, उस काम का चित्र ही नहीं बन पाता, वो हलचल में रहता है, वेरिएबल होता है, वो चलता रहता है। जब ये नहीं होगा तो काम कहां से हो पाएगा? तो वो व्यक्ति जो टाइम से काम नहीं करता है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर के अंदाज में, मतलब उसको गैस करके काम करता है, जबकि वो व्यक्ति जो टाइम से काम करता है, पंक्चुअल है, वो पूरे स्थिरता से काम करता है। नंबर 1। नंबर 2 है ऑनेस्टी या डिसिप्लिन। ऑनेस्टी या डिसिप्लिन का मतलब होता है ईमानदारी से काम करना। जो नियम उस काम के लिए वहां पर बनाए गए हैं, उनका पालन करना, उनका लेकर के चलना, उनको फॉलो करना, यह है डिसिप्लिन या ऑनेस्टी। ये देखा गया है कि जो व्यक्ति डिसिप्लिन या ऑनेस्ट हैं, उनके ब्रेन के अंदर एक क्लियर इमेज बनती है, शाइनिंग इमेज बनती है, ब्राइट इमेज बनती है, ब्राइट इमेज बनती है। लेकिन जो डिसिप्लिन से काम नहीं, ऑनेस्टी से काम नहीं करते हैं, उनके अंदर वो ब्राइटनेस नहीं होती है। अर्थात अब इन दोनों को अगर जोड़ करके देखा जाए, जो व्यक्ति ऑनेस्ट हैं और जो पंक्चुअल हैं, पंक्चुअलिटी के कारण दिमाग में इमेज स्थिर बनी, ऑनेस्टी के कारण ब्राइट हो गई। लेकिन अगर व्यक्ति पंक्चुअल नहीं है तो इमेज स्थिर नहीं बनी, और वो ऑनेस्ट है तो साफ तो बनेगी, परंतु वो स्थिर नहीं होगी। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। ये हमारे साथ में हो रहा है हर दिन। और तीसरे पॉइंट की तरफ अब मैं कदम बढ़ाना चाह रहा हूं। तीसरा पॉइंट है सिंसियरिटी या अटेंटिवनेस। ध्यान से काम को करना, ध्यान से काम को करना। जो व्यक्ति सिंसियरिटी या अटेंटिवनेस के साथ में काम करते हैं, उनके अंदर लपकने की क्षमता बढ़ जाती है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, उनका भाव बढ़ जाता है। लेकिन जो सिंसियर नहीं होते हैं, ध्यान से काम नहीं करते हैं, वो उद्देश्य, वो काम उनकी तरफ या वो काम की तरफ नहीं बढ़ पाते। कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं। वो व्यक्ति जो पंक्चुअल, ऑनेस्ट और सिंसियर होते हैं, उनका थोड़ा मिजाज देखिए, उनके दिमाग में क्या चलता है। उनके अंदर जो काम करना है या कर्म हो रहा है, उनका स्थिर इमेज बनेगा, ब्राइट चमकदार इमेज बनेगा। और वो चमकदार जो इमेज बनती है, उद्देश्य बनता है, वो उनकी तरफ आ रहा है या उनकी तरफ भाग रहे हैं, उनके बीच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और वो उसको कैच कर लेते हैं। ये घटना है परफॉर्मेंस से पहले की। जरा आप फिर इस सीन पे नजर रखें। मैं अपनी ही बात फिर दोबारा कर रहा हूं। परफॉर्मेंस के स्टार्ट से पहले लोगों की, क्योंकि आज परफॉर्मेंस होनी है और हम वहां पर बैठे हुए हैं, हमारी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप हो चुकी है, परंतु अब हम समय पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सभी लोगों का होता है। फिर हम वहां पर बैठ गए टाइम से या टाइम के बाद। दूसरा, हम क्या ऑनेस्टली या डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं। हम वहां पर बैठ तो गए जिस भी टाइम आए, लेकिन हम वहां पे फोन चला रहे हैं, हम वहां पे इधर उधर बात कर रहे हैं। इधर उधर तो पता लग जाता है कि हम सिंसियर नहीं है, हम ऑनेस्ट नहीं है, हम डिसिप्लिन के अंदर बात नहीं कर रहे हैं। या ठीक ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं सिंसियरिटी की, तो सिंसियरिटी या अटेंटिवनेस में अगर हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जहाँ पे वो कार्य आयोजित हो रहा है, उसको हम बड़े ईगरली, बड़े अटेंटिवनेस के साथ में नहीं देख रहे हैं, अर्थात हम बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसा नहीं होने की वजह से हमारी जो फर्स्ट क्लास अच्छी सी चमकदार पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी थी, उसमें कोई डायनेमिक्स पैदा नहीं हुआ।
गतिशीलता नहीं आई, नहीं आ सकती है। अब उसके बाद मैं बात कर रहा हूं एग्जैक्टली परफॉर्मेंस की। टाइम शुरू हो गया है परफॉर्मेंस का, एग्जीक्यूशन का। अब इसमें फिर से मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, ये आजकल के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध हो रहा, उपयोगी सिद्ध हो रहा है ये वाला पार्ट, कम्युनिकेशन। हम जो काम कर रहे हैं उसका तरीका क्या है, कैसे निभा रहे हैं हम उसको, कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है, इस पे बात करूंगा मैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है वर्बल, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है, और दूसरा नॉन वर्बल, जो मैं एक्शन कर रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज एक्सेट्रा। अब मैं कम्युनिकेशन को इन ऑल कहना चाहता हूं, जो वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूं, कंटेंट्स होता है, वो केवल और केवल 7% काम करता है, 7% उसकी यूजफुलनेस है। लेकिन जो टोनालिटी है वो 38% होती है। जैसे जैसे हाँ, हमने हाँ कहना है, हाँ 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 हाँ, अलग अलग भाव बन गए इसके, अलग अलग भाव बन गए। हाँ को कहा हमने कई प्रकार से कहा जा सकता है, और जब हम ये हाँ कहते हैं इसके कई सेंस होते हैं, ये टोनालिटी है। कहाँ पर हम हाँ 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 करते हैं, ये बहुत मायने रखता है कहाँ पर इनका कैसे उपयोग होना है। ये टोनालिटी है 30%। और जो सबसे बड़ा है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कि हमारे शब्दों के साथ साथ हमारी बॉडी एक्शन मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, हमारी आवाज के साथ में हमारी बॉडी का वाइब्रेशन रेजोनेट हो रहा है कि नहीं, दोनों मिलाओ आपस में तालमेल ठीक है कि नहीं है, हमारा आंखें, हमारे कान, हमारे हाथ, हमारे बॉडी कैसे बोल रहे हैं, इसका एक एक पॉइंट कैसे कैसे वाइब्रेट कर रहा है, ये टोटल मिला करके 54%। जब ये हम समझ लेते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बन जाता है। ये तो है कम्युनिकेशन का। अब देखिएगा, आप मुझे प्रश्न करेंगे कि मैंने खड़े होकर के बोलने का काम शुरू क्यों किया, उसका मैं जवाब दूंगा आपको बाद में। और उससे पहले मैं आप सभी का ध्यान फिर से इस ओर ज्यादा खींचना चाहता हूं कि जब हम इस बात को जो मैंने अभी बताई है कम्युनिकेशन के लिए, उससे हम जब पढ़ करके करते हैं, पढ़ करके करते हैं, तो जो पहले हुआ 100%, अभी 7 + 38 + 54 100 के करीब हो गया है, उसमें से भी अगर हम पढ़ के बात को करते हैं तो केवल वो इंपैक्ट करता है 10%। पढ़ी हुई चीज केवल 10% माने रखती है। जब हम पढ़ करके और थोड़ा सा अपने ढंग से मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये 50% तक चढ़ जाता है। और जब हम उसको ओरली बोलने की कोशिश करते हैं तो ये और ऊपर हो जाता है 80% के करीब। ये रिसर्चेस के द्वारा साबित हुआ है। मैं फिर अब पहला वाला जो एपिसोड है और ये जो एपिसोड है, उन दोनों को कंबाइन करिए तो हम समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसके आगे बढ़ते हुए अब हमारा जो पोस्चर है बॉडी का वो कैसे होना चाहिए, हमें कैसे अपने आप को व्यक्त करते समय, प्रेजेंट करते समय अपने आप को, जब हम व्यक्त कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो कोई भी काम को, तो हमें बॉडी के लिए कैसे, हमारी बॉडी कैसे रहनी चाहिए उसमें देखिएगा। इसके लिए जब हम बैठ करके इन पहले वाली दो घटनाओं को करते हैं बैठ करके, और केवल कोई एक्शन नहीं हो रहा है, हम बॉडी से 2 पॉइंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 2 पे चर्चा और की है, तीसरे पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं। जब हम बैठ के काम करते हैं, कहीं पर तो डिसिप्लिन के अनुसार हमें करना पड़ेगा, लेकिन जो देखा गया है जब हम बैठ करके काम करते हैं तो ये केवल 20% माने रखता है।
जब हम इस काम को खड़े होकर के करते हैं ये 30% हो जाता है, और जब हम इसको एक्शन सहित करते हैं तो ये 50% हो जाता है। और जब हम इसे अलग आकर के ऑडियंस के बीच में आकर के काम करते हैं, इसी को पूरा का पूरा इसको इस प्रकार से डिलीवर करते हैं, ऑडियंस के सामने खड़े होकर के पूरे एक्शन के साथ में करते हैं, तो ये ऊपर उठ करके 80%। तो देखिएगा कितना सरप्राइजिंग रिजल्ट्स हैं। हमें जब कभी भी अपने को प्रेजेंट करने का मौका आता है, हमें कहाँ पे कौन काम कैसे करना है, अगर ऑप्शन है तो हमें कौन सा काम करना चाहिए, ये खुद ही आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी, हमारे व्यक्तित्व के विकास में ये एक नई तेजी पैदा करता है। इससे लोग, समाज, ऑडियंस हमको सुनती है, हमको अप्रिशिएट करती है, हमको जानती है, हमारा एक एक चीज को वो एक्सेप्ट करती है। उनके और हमारे बीच में एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन और वाइब्रेशन हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है, और वो हमारा प्रेजेंटेशन उन तक पहुंच जाता है, उनको उनके अंदर छा जाता है, और वो आप समझते हैं इससे हमारे प्रेजेंटेशन को कितना आवाज मिलती है, कितनी दुनिया बढ़ जाती है इसकी। और यही कारण है, यही वजह है कि जब कोई सिंगर गाना गाता है तो वो अच्छा तो लगता है, लेकिन जब वो हिलता भी है, जब वो गाना गाते समय अपनी बॉडी को भी हिलाता है, डांस भी करता है, वो हमारे दिमागों में छा जाता है। और यही वजह है कि जब कहीं पार्टीज में जब कोई गाना बजता है और लोग डांस करते हैं तो हम भी डांस करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इसमें ये तीनों चीजें आ गई हैं जो मैं आपकी बात कर रहा था। एग्जैक्टली नियम के अनुसार, जैसा भी रूट नियम हो, जैसा भी डिसिप्लिन हो, जैसा भी जहां पे ठीक लगे, जो डीम फिट हो, जहां पे जैसी सुविधा हो, जैसा हमें करने की अनुमति हो, उसके अनुसार हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक विज्ञान है, एक नया सब्जेक्ट है, जिसको कि अभी केवल कुछ ही साल इस विषय को पनपे हुए, जन्मे हुए हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी का अगला पार्ट, नया पार्ट है पर्सनैलिटी डायनामिक्स। आज ये विषय पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हो रहा है। मेरा अनुरोध रहेगा, इसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करें। मैं कुछ चीजें आपके सामने और पेश कर रहा हूं। मैंने अभी बात की, बाएं हाथ ग्रहण करने के लिए होता है और दाहिना हाथ अप्लाई करने के लिए, देने के लिए होता है। लेना और देने को मिलाकर के हम अप्लाई, बायां हाथ एक्सेप्टेंस का होता है और दाहिना हाथ उसमें व्यवहारिक होता है, अप्लाई करने वाला होता है। इस संबंध में थोड़ा सा और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारी स्टडीज आज दुनिया में है, कैसे हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज में हमारे सामने जो लोग हैं, उनको हम किस प्रकार से, अगर तो गलत काम कर रहे हैं, गलत एक्शन कर रहे हैं, गलत व्यवहार में जा रहे हैं, कैसे उनको पर्सनैलिटी डायनामिक से हम खींच। इसके लिए थोड़ा सा मैं एक अभ्यास भी करवा रहा हूं आपको, आप भी कर सकते हैं इसे। आप अभी अपनी जगह पर बैठ करके इसको सोच सकते हैं। अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार में जहां पर भी कोई प्राय बच्चों पर मैं बात कर रहा हूं, बच्चे गंदा काम करते हैं तो हमारा सीधे उत्तर होता है कि तुम ये मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन इसको कुछ हद तक हम अच्छे ढंग से उनको समझा करके उनको जो हम चाहते हैं उस टाइप का बना सकते हैं। इसके लिए थोड़ी थोड़ी मोटी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, हमारे अंदर 3 प्रकार की मॉडलिटीज हैं, सेंसेस हैं, जो हमें बाहर से इंफॉर्मेशन लेती हैं। 1,00,000 सेकंड में हमारे अंदर करीब करीब
2 लाख सूचनाएं आती हैं, 2 लाख सूचनाएं। अब उन सूचनाओं का हम अपने अंदर रख करके क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, अगर हम उस पर काम नहीं करते हैं तो हमारा व्यवहार कभी चेंज नहीं होगा। ये पक्का है कि हमारा व्यवहार चेंज नहीं होगा। अगर हम चेंज होना चाहते हैं, हम जो पिछले कई सालों से एक जैसा बन के आए हैं जिससे हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है, यदि उसमें बदलाव लाना है तो आज हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, पर हम अपने लिए जब तक बार बार जब तक टाइम नहीं निकालेंगे, काम करने के बाद 1 मिनट 2 मिनट फिर अगला काम, फिर ऐसे करके नहीं करेंगे तो हम नया नहीं बन पाएंगे। इस संबंध में मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं। हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड 8% होता है, 7 to 8%, जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 93% होता है, 92 to 93। जो बहुत अचीव करते हैं लोग, बहुत बड़ा काम करते हैं, एक्सलेंट होते हैं, वो हमेशा दोनों माइंड्स को साथ में यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति मेहनत कर रहे हैं पर उनका मेथोडोलॉजी, तरीका बदल नहीं रहा है, वो बहुत मेहनत करता है लेकिन उसका तरीका ठीक न होने की वजह से आज वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, खुश नहीं है। लेकिन यदि हम कॉन्शियस माइंड के साथ में अपना सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करेंगे तो कई गुना रिजल्ट अच्छा तैयार हो सकता है। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है ये कॉन्शियस होता है, जबकि राइट हैंड में जो ब्रेन है वो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस होता है। तो सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा, आपको एक बात कह रहा हूं कि आप कोई ऐसी चीज अपने जीवन में याद करें जो आपने देखी हो और उसने आपको बहुत खुश किया हो, या आप ऐसा कोई मंदिर या मस्जिद देखिए जो आपको आज तक सबसे अच्छा लगा हो। तो फिजियोलॉजी के हिसाब से, हमारे शरीर के हिसाब से, हमारे मैकेनिज्म के हिसाब से जब हम पास्ट की सोचते हैं, पास्ट के चित्रों को याद करते हैं, तो हमारा पूरे शरीर का, पूरे फेस का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड ऊपर को होता है। गौर करिएगा इसको। लेकिन जब हमें कहा जाता है कि भविष्य की कल्पना करें कि आप किसी अवार्ड को जीतने जा रहे हो या कोई और, तो अब देखिए हमारा जो आंखों का, माथे का जो डायरेक्शन है वो अब राइट हैंड में आंखों के थोड़ा सा ऊपर खिसक जाता है। बड़ा गौर करने लायक है। अगर हम वर्तमान में रहते हैं, वर्तमान में कोई अच्छा काम, क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, खास इम्पैक्ट से बढ़ा हुआ काम करना चाहते हैं, तो हमें अपना ध्यान बीचों बीच जब काम कर ध्यान लगाते हैं तो वो चीजें हमारे अंदर पिट्यूटरी ट्यूब में जाते हैं, हमारे अंदर डोपामीन एक्सेस होता है, हमारी बॉडी के अंदर ताकत आ जाती है। राइट, ओके। अब बात करता हूं मैं, ये तो था विजुअल का। अब मैं ऑडिटरी बात कर रहा हूं। देखने में क्या होता है, देखने का जरा दृश्य देखें, हमारे जीवन में हर दिन आता है। हम दूसरे को कैसे पहचानते हैं कि ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है उसको कैसे पहचानते हैं, इसी प्रकार पहचान सकते हैं उसे। अब सुनने के लिए मैं एक वाक्य कह रहा हूं, एक गाना आ रहा है कोई, या कोई स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो कि साउंड में है, बताइए ये किसने गाया। अब क्या हुआ, खुद देखिए। आपको लगेगा अब हमारी दोनों आंखों का बीचों बीच फोकस लेफ्ट में आ रहा है, पास्ट का, साउंड का, ये ऑडिटरी सिस्टम है। अब फिर मैं स्टेटमेंट बदल रहा हूं। कल के दिन में जब आपका नाम पासिंग लिस्ट में होगा, टॉप की लिस्ट में होगा, या आपको अवार्ड मिलेगा, तो आपको कैसे लगेगा। अब आपकी आंखें, दोनों आंखों का फोकस राइट, बीच और बीच राइट को हो जाएगा।
और फिर देखिए अब है फीलिंग का। फीलिंग, आह कितना मजा लग रहा है। कभी देखा आपने जब हम ये बोलते हैं तो हमारी आवाज हमारे चेहरा ऊपर को नहीं, हो ही नहीं सकता है। जब हम फीलिंग करते हैं, इमोशन होते, पॉजिटिव इमोशन आते हैं, तो हमारा सिर नीचे को झुकता है। जैसे मैंने अभी फलों की बात की थी, फल आने पे पेड़ झुक जाता है। पोटेंशियल एनर्जी है ये, इंट्रिंसिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, नाउ लिसन। जब हम ये कहते हैं उस दिन, आह उस कार्य में कितना मजा आया, फीलिंग, उस दिन वहां पर याद करें कैसा लगा उस दिन वहां पे। तो फट से क्या होता है, पास्ट की घटना है, फीलिंग का है, तो हमारे चेहरे का, आंखों का जो रुझान है, डायरेक्शन है, वो नीचे, थोड़ी सी नीचे लेफ्ट में होता है पास्ट का। और ठीक ऐसे ही जब मुझे अवार्ड मिलेगा उस दिन के बाद फ्यूचर में, और मैं अपनी मम्मी पापा को दिखाऊंगा, टीचर्स को दिखाऊंगा, कितना अच्छा लगेगा, कितना बढ़िया लगेगा वो पल। तो अब हमारी आंखें नीचे को झुक गई हैं, हमारा पूरा बॉडी नीचे को, पूरा आंखें और हमारा फेशियल एक्सप्रेशन राइट को थोड़ा नीचे आ गया। आप देखिएगा जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम इस तरफ फोकस होता है। ये वर्तमान की निशानी है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, हम पढ़ने लिखने से अगर जुड़े हुए हैं तो हम किसी भी स्टूडेंट या किसी भी व्यक्ति को समझ देते हैं कि इसका ध्यान कहाँ है। और उसका ध्यान अगर कहीं और है और स्टूडेंट है तो उसके ध्यान को कहीं और लग रहा है, पता लगा कि ये कहीं पास में सोच रहा है या सोच रही है, ये बहुत ज्यादा डूब गई इधर का, प्रेजेंट में इसका ध्यान नहीं है, तो हम बड़े अच्छे ढंग से, बड़े जेंटली, बड़े अच्छे ढंग से उसके अपने आंखों का हल्का सा पहले उसकी तरफ देखें और फिर धीरे धीरे उसको स्माइलिंगली घुमाएं और बीच में ले आए। इससे हम उसके ध्यान को खींच सकते हैं। और यदि हम पढ़ने लिखने संबंधी और टीचर हैं तो हम किसी भी स्टूडेंट को इस प्रकार से अपनी तरफ खींच सकते, उसका ध्यान आकर्षित कर सकते। मेरा मानना है कि जब हम अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को जानते हैं, रोजाना हम इस पे काम करें और हमेशा एक डायरी में लिखते रहे कि आज मैंने ये काम किया, आज मैंने अपने अंदर ये फाइंड आउट किया, तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया दिखाई देती है। और जैसे कि हम जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ा है हमने कि वेव, प्रकाश की जो किरणें हैं, प्रकाश दो प्रकार से व्यवहार करता है, एक तो पार्टिकल के रूप में और दूसरा वेव के रूप में। पार्टिकल के रूप में वो एक बॉडी या वस्तुएं बनती हैं, मैटर बनता है, और जो वेव के रूप में है वो हमेशा कुछ वेव के रूप में रहते हैं और बड़ा वो आकार ले लेती है। मैं कहना यह चाह रहा हूं डायरेक्ट, जो हम सोचते हैं उसी प्रकार की हम दुनिया देखते हैं। अगर हमने कोई चीज का सपना देख लिया, उसको विजुअलाइज कर लिया, उसको कमिटमेंट कर लिया, डिटर्मिनेशन कर लिया और टाइम के हम पूरा वैल्यू जानते हैं, तो वो काम को हम कर जाते हैं। यहाँ पे एक और बात मैं आपके नोटिस में लेना चाहता हूँ, ये आखिरी बात है मेरी तरफ से। अभी कुछ साल पहले एक रिसर्च हुआ है, इस प्रकार का माइंड साइंस में रिसर्च बहुत अच्छा हुआ है। कोई भी काम समय के अनुसार फैलता है। इस स्टेटमेंट को मैं दोबारा कहना चाहता हूं, कोई भी कार्य समय के अनुसार फैलता है। कैसे? मान लिया जाए कि हमें एक काम दिया गया और कर लेना इसको, तो हमने सोचा बिल जमा करना है, लास्ट डेट क्या है, 25 तारीख है, आज तो 12 तारीख है, हो जाएगा।
इतना लंबा खिंच गया हूं। जो भी काम करेंगे वो बिल 25 तारीख तक जा रहा है, वो बिल 25 तारीख डेट है, समय ज्यादा है, तो बिल को जमा करने का भी प्रोसेस 25 तारीख तक चला गया। टाइम एंड स्पेस, जब टाइम खिंचता है तो स्पेस भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम इसको यों कहें कि बिल एनी हाउ आज शाम तक जमा करना है, जमा हो जाएगा। थोड़ा इसको और ठीक से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यानी कि जितनी चीजें अर्जेंट होती हैं, चीजें जितनी अर्जेंट बनती हैं, वर्निंग डिजायर जितना बड़ा हमारा होता है, उतना एक्टिव हमारा दिमाग होता है। दूसरे शब्दों में, अगर हम अपने उद्देश्य को बहुत बड़ा समझें, बहुत जरूरी समझें, बहुत आवश्यक समझें कि मुझे करना ही करना है, तो हमारा दिमाग, हमारी क्षमताएं उसी ढंग से ग्रो करती है। हमारा जो न्यूरल पैटर्न है, न्यूरल सर्किट्स हैं, उसी ढंग से वो डेवलप होते हैं। लेकिन जब हम उनको नहीं यूज करते हैं, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ऐसे करके करते हैं, तो वो डेवलप नहीं हो पाता। यही वजह है कि कुछ व्यक्ति मेहनत करते हैं, परंतु को फल नहीं मिलता है, टाइम बाउंडेड नहीं होते। बहुत सारी चीजें हैं जिसपे कि आजकल माइंड साइंस बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। मैं माइंड साइंस का एक स्टूडेंट हूं और आप लोगों ने मुझे 1 घंटा सुना, बहुत शांतिपूर्वक आपने मुझे सुनने की कोशिश की, जो कि ये सिद्ध करता है कि पर्सनालिटी डायनामिक्स के द्वारा आज स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पे स्वामी विवेकानंद को हमने अपने अंदर अलग अलग रूपों में बड़े बड़े काम करने के लिए देख लिया है। और आज से हम, इसी वक्त से हम, हमारे अंदर इनलाइटनमेंट, एक चमत्कार, एक्सलेंस, बहुत विशेष काम करने की क्षमता, और हमारे अंदर आज एक पैराडाइज, परम सुख की अनुभूति धीरे 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 करके निरंतर आगे बढ़ेगी। और हमारे इस प्रकार से छोटी छोटी चीजों में टाइम देने पर हम देखेंगे, बार बार करने पर, ऐसा करने पर एक दिन हमारे जीवन में बहुत अच्छा हो सकता है। इन्हीं सब के लिए मैं एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।